अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज की टॉप स्टोरीज में हमारे साथ शामिल हैं। चीनी कौंसल खाने पर हमला हुआ, पाक चीन दोस्ती में दरारें डालने वाले दहशतगर्द नाकाम हो गए। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन कौन हैं? पाकिस्तान के दुश्मनों से निमटने का रियासती अज़म भी सामने आया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी हमला हुआ, जिसके खिलाफ पाकिस्तान मुत्तहिद हो चुका है। तहरीक लब्बैक सरबराह अल्लामा खादिम रिजवी की गिरफ्तारी भी सामने आई है। रियासत अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम करेगी, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक नई तहरीक चलाने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना है आबादी कंट्रोल की जाएगी, बच्चे दो ही अच्छे, ये तहरीक मैं अपने घर से चलाऊंगा। इसी तरह अफगानिस्तान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है और अफगान मिलिट्री बेस में एक मस्जिद थी, वहां पर कई एहलकार हलाक हो चुके हैं और अफगान उलमा कौंसिल के सरबराह का कत्ल भी सामने आया है। और ट्रंप की मुतवक्के दौरा अफगानिस्तान की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। और इसी तरह बात करेंगे अरब मुल्कों की जासूसी के लिए इसराइल का खुफिया नेटवर्क पकड़ा गया है। यह खुफिया नेटवर्क अरब मुल्कों की जासूसी करता है। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों में बदअमनी फैलाने वाली इसराइली एजेंसियां किस तरह तखरीबकारी करती हैं, इस पर भी बात करेंगे। इराकी अवाम जो है वो ईरान को इराक से बेदखल करने पर मुत्तहिद हो गई है। ईरान क्या वाकई इराक का दुश्मन है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वली अहद हैं, दौरा अरब ममालिक के इस वक्त 6 मुल्कों के दौरे पर वो रवाना हो चुके हैं और मशरिक़ वुस्ता में मोहम्मद बिन सलमान का ये जो दौरा है ये नई पेशरफ्त समझा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ आज की जो एक और स्टोरी है वो है जबराल्टर यानी जबल तारिक पर स्पेन के वजीर आज़म का यूरोपीय इत्तेहाद को धमकी दी है और बरतानिया और स्पेन की जबल तारिक पर लड़ाई क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। और इसी तरह भारत में सियाहती वीज़े पर जाने वाले ईसाई मुबल्लिग को मार दिया है। और मारा किसने है? मारा एक जज़ायर इंडमान में एक जंगली कबीला है, उन्होंने मारा है। वजह क्या है, क्यों मारा है, इस पर भी बात करेंगे। अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता कल जो है वो 2 बड़े अफसोसनाक साने हुए। चीनी कौंसलेट पर हमला को नाकाम बनाया गया, लेकिन इसमें जो हमला करने वाले थे उनके हवाले से बड़ी जो सूरत हाल सामने आई है, पेशरफ जो सामने आई है, वो ऐसे लोग हैं जो बलूचिस्तान में भी शिद्दत पसंद कार्रवाइयों और अलहदगी की तहरीकों में मुलव्विस रहे हैं। और बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने वाले ये अनासिर, इन अनासिर को फंडिंग पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक से होती है, जिनमें अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत, ईरान और इंडिया शामिल हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, इन दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स हैं, इनके खिलाफ किस तरह से निमट रही है। और पाकिस्तान के जो इदारे हैं, क्या अब जो पड़ोसी मालिक से ये दहशतगर्दी के जो नेटवर्क चलाए जाते हैं, इनको तोड़ने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे क्या इकदाम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और इसी तरह ये सवाल भी गर्दिश कर रहा है जिन लोगों ने चीनी कौंसलेट पर हमला किया सी पैक के खिलाफ और सी पैक के जो मंसूबा चल रहा है उसको सबूताज करने की कोशिश की, तो इन लोगों के अहदाफ क्या हैं। और फिर कुछ मीडिया भी ऐसे सामने आए हैं, मीडिया हाउसेस, मीडिया नेटवर्क्स कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि आखिर ये बलोच पाकिस्तान के अंदर सी पैक के मुखालिफ क्यों हैं। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बलोचों को सी पैक में हकूक नहीं मिले इसलिए वो खिलाफ हैं। क्या वाकई ऐसा है, या फिर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए बलूचिस्तान को बदअमनी का बलूचिस्तान में बदअमनी को आम करने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और फिर सवाल ये भी है कि जो बलोच अवाम है, क्या उनको वाकई वो हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि कलभूषण यादव जैसे जो नेटवर्क हैं, उनकी जो कड़ियां हैं वो बराह रास्त इंडिया से मिलती हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो वास्ता बनते हैं। तो क्या उनके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, इसी हवाले से अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है और बलूचिस्तान के मामलात को अच्छी तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये फरमाइएगा, अफसोसनाक वाक़या हुआ था चीनी कौंसलेट पर जो हमला हुआ और इसकी जो कड़ियां हैं बलूचिस्तान के जो शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से मिलती हैं, तो आप क्या समझते हैं
कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने ऑपरेशन भी किए और नाकाम भी, इन दहशतगर्दों को नाकाम भी किया, तो अब आइंदा क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, और ये लोग किस तरह से और कहां कहां से फंडिंग लेकर जो है ये इस तरह की मजमूम कार्रवाइयां कर रहे हैं? देखें जी, ये तो बात अब रोज रोशन की तरह आया है कि इनके पीछे हिंदुस्तान की रियासत खड़ी है और हिंदुस्तान के रियासती इदारे रॉ वगैरह इनकी फंडिंग भी करते हैं और इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के रिस्पांस का ताल्लुक है, इंटरनल रिस्पांस तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बहुत बेहतर इनको दिया हुआ है। कल की कार्रवाई में भी आप देखें, वहां पर इनको कोई खातिर खा जिस किस्म के ये समझ रहे थे कि कामयाबी हासिल होगी, वो नहीं हो सकी। और सिंध पुलिस को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, सिंध रेंजर्स को, कि उन्होंने बड़े बर वक्त रिस्पॉन्ड करके जो मकासद इन्होंने अपने जहन में रखे आए हुए थे वो उसको नाकाम बनाया, वो हासिल नहीं होने दिया। जिसमें हमारी 2 सिपाहियों की शहादतें हुई, वो इस कुर्बानी का हिस्सा बने। लेकिन आगे चल के भी आपको पाकिस्तान में मजीद इंशाअल्लाह बेहतर सूरत हाल ही नजर आएगी, क्योंकि 80-85% तक इस दहशतगर्दी की लहर पे हम काबू पा चुके हैं। ये 5-10-15% रहती है, उसमें भी इंशाअल्लाह आने वाले 1 साल 2 के अंदर आपको खातिर खा नतायज सामने उसके आने शुरू हो जाएंगे। सेनेटर साहब, एक और जो बात है वो ये कही जाती है, जो सामने बातें तबसरा निगार भी ये बात करते हैं कि जो कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क है उसकी जो बाकियात हैं वो ख़त्म नहीं हुआ, तो इसके जो फंडिंग करने, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान है, हमारा एक और पड़ोसी मुल्क ईरान से भी बहुत से लोग कहते हैं, चूंकि कुलभूषण वहाँ से आया था, वहाँ से भी कुछ लिंक्स मिलते हैं, और जो ये दहशतगर्द 3 मारे गए हैं इनके बारे में भी कुछ खबरें मशहूर हैं कि ये ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते, इन ममालिक में भी जाते रहे। तो पाकिस्तान के इदारे या बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है, तो ये जो पड़ोसी ममालिक हैं इनके साथ बात क्यों नहीं करती बराह रास्त के आपकी तरफ से आती हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए इस तरह का? नहीं, ईरान की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इस तरह इन्वॉल्व है जिस तरह हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान हमारा एक जाहिर है, एक तारीखी तौर पे हमारा दुश्मन रहा है, और अफगानिस्तान में बदकिस्मती से एक उनका खिता, उनके हुकूमती इदारों के कुछ अफराद इसमें इस्तेमाल होते रहे ऑन द बिहेस्ट ऑफ इंडिया और अफगानिस्तान से हमें परेशानी है, और इंशाअल्लाह हम माजी में भी इसको उठाते रहे और मुस्तकबिल में भी हम इसको दोनों ममालिक के साथ कन्फ्रंट करेंगे इसको। तो कुलभूषण यादव को फांसी दी जाए तो क्या आप समझते हैं कि फिर ये खत्म हो जाएगा नेटवर्क? नहीं, कुलभूषण यादव के फांसी से तो नेटवर्क का मसला खत्म नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की रियासत तसलसल और एक पॉलिसी के तहत लगी हुई है, और वो जो इंडियन टैक्स पेयर का पैसा है वो मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानियों की गारतगरी में इस्तेमाल कर रही है। तो ज़ाहिर एक फर्द के हवाले से तो चीज़ खत्म नहीं होगी। तो हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है, हिंदुस्तान एक रियासती दहशतगर्दी के अमल में इन्वॉल्व है, और ये नजरसानी उनको रियासती सतह पे करनी पड़ेगी। अच्छा सर, एक और बात जो है कि जो बलोचिस्तान में जो अलहदगी पसंद तहरीकें, आपने भी कहा कि 80-85% इन पर काबू पा लिया गया है, उनको समझाया भी, और बहुत सी खबरें ऐसी भी आई कि आपकी गवर्नमेंट ने और आपकी जो पार्टी है उसकी तरफ से भी कई नाराज़ बलोच जो हैं उनको राज़ी किया, उनको समझाया, वो रियासत के अंदर भी आ गए। लेकिन कुछ मीडिया की तरफ से आज भी BBC की एक रिपोर्ट हमने देखी, उसमें भी ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये अलहदगी पसंद जो बलोच हैं या दीगर आम बलोच हैं वो नाराज़ हैं कि उनको CPAC में हिस्सा नहीं दिया गया। तो क्या ये बातें ठीक हैं? ये सरासर बेबुनियाद एक प्रोपेगेंडा है। बलूचिस्तान में CPAC के हवाले से हमारे चीफ मिनिस्टर रिसेंटली विजिट में प्राइम मिनिस्टर के साथ गए हुए थे, बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, और बलूचिस्तान में 99% लोग जो है ना वो CPAC के समरात से मुस्तफीद हो रहे हैं, और वो उसके साथ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और उनको मौके मुयसर हैं उस फ़ायदा उठाने में। 1% लोग जो कि प्रॉक्सीज हैं इंडियंस की, वो तरह तरह के प्रोपेगेंडे भी करते हैं, और उन प्रोपेगेंडों के बुनियाद पे उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे इन्हीं टेररिस्ट को ले लीजिए, इनमें से एक साहब जो थे उनको लापता अफराद की लिस्ट में 2015 से वो उनका नाम आ रहा था, और आज इस कार्रवाई में वो सामने आए कि ये साहब तो कहीं अफगानिस्तान में शायद ट्रेनिंग व्रेनिंग कर रहे थे। तो ये हम पहले से कहते रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा की वॉर भी हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं, और इस तरह की रिपोर्टें भी उसी का हिस्सा है।
सर इसमें एक और जो खबर सामने आई थी कि जो एक दहशतगर्द मारा गया वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहा है, और आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट में काम भी करते हैं, तर्जुमान भी रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट में भी ये लोग घुस जाएं? बाद औकात होता है तो इस किस्म की तंजीमों के जो सिंपथाइजर हैं वो सरकारी नौकरियों में भी आ जाते हैं और फिर छोड़ छाड़ के इन तरह की तंजीमों की तरफ चले जाते हैं, तो इसका इम्कान है। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ है, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जो सामने आया, और इसमें जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो बहुत कम है, लेकिन सवाल ये है कि ये तसलसल के साथ ऐसा हो रहा है, और इस तसलसल को तोड़ने के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, और पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है और रियासती इदारों की कारकर्दगी यकीनन वो काबिल तहसीन तो है, और उसे सराहना चाहिए कि जिस तरह से पहले माजी में होता था वो अब नहीं हो रहा। जिस तरह माजी में पाकिस्तान के अंदर बदमनी की सूरत हाल थी उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बाकियात फिर भी बाकी हैं। बाकियात जो हैं उनका खात्मा मुसलसल बहुत ज़रूरी है, और बलूचिस्तान के अंदर बिलखुसूस आए रोज़ हमने देखा कि वहाँ पर धमाके होते हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि 950 किलोमीटर की जो सरहद है, तवील सरहद, वो ईरान के साथ मिलती है और फिर उसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी मिलती है। तो पाकिस्तान के दो बड़े रिवायती हरीफ इंडिया और ईरान दोनों मिलकर अफगानिस्तान में मसरूफ़ अमल हैं, और उनकी कोशिश है, और ये तिजारती जंग भी है और अपने आप को आगे लेके जाने की भी एक जंग है। बहरहाल इसी वाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब सैफुल्लाह खालिद साहब। सैफुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि जो चीनी कौंसल खाने पर हमला हुआ और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी हमला हुआ, तो दहशतगर्दों की कड़ियाँ जो हैं वो भारत से मिल रही हैं, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो पड़ोसी ममालिक हैं, अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। सैफुल्लाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी के नेटवर्क्स हैं, इनकी जो कड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे मिलती हैं। तो ये पड़ोसी ममालिक एक तरफ पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के दावे करते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, उनको सपोर्ट फराहम करते हैं, उनको पासपोर्ट देते हैं, उनको अपना ज़मीनी रास्ता देते हैं। तो आखिर अहदाफ क्या हैं, और फिर पाकिस्तान जो है वो इन पड़ोसी ममालिक जो हैं इनसे बात क्यों नहीं करता, इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेता? हम बराह रास्त इंडिया को तो दहशतगर्द कहते हैं, पाकिस्तान का दुश्मन भी कहते हैं, लेकिन बहुत से दीगर को नहीं कहते। सैफुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया दोबारा ज्वाइन करने का। ये फरमाइएगा कि जो हमला हुआ है इसकी कड़ियाँ भारत से मिल रही हैं, और अफगानिस्तान की सरजमीन भी इस्तेमाल होती रही है, और ईरान से भी कड़ियाँ मिलती हैं, तो ये सारे जो नेटवर्क्स हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, तो पाकिस्तान इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता, पड़ोसी ममालिक जो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने के लिए मौका देते हैं? वालेकुम अस्सलाम अली साहब। सूरत हाल ये है कि कल जो हमले हुए हैं उसमें तो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कलभूषण की तरह, जैसे कलभूषण का इंडिया का होना साबित है, इसी तरह से साबित हो रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इंटरनेशनल जो बरादरी है वो इस मामले में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करती। इसमें हमारी वजारत खारजा की नालायकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। वजारत खारजा ने कभी भी हमारे जो इस तरह के मामलात हैं उनको अच्छी प्लानिंग के साथ दुनिया के सामने पेश ही नहीं किया, और नामालूम क्यों हमारी हुकूमतों को हमेशा अच्छा बच्चा बनने का जो एक इश्क चढ़ा रहता है, वो मुल्क में दहशत गर्दी को खत्म करने की राह में एक रुकावट है। देखिए, जिस तंजीम ने कल चीनी उस पर हमला किया कौंसल खाने पे, उस तंजीम के हवाले से इतना कुछ मौजूद है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उसका सरबरा जो मास्टरमाइंड है इस हमले का, वो दिल्ली में बैठा हुआ है, इस वक्त भी पिंडी के अंदर बैठा हुआ है। उसकी अपनी इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल है, MAX मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में, वो वहां मौजूद है, इस वक्त जेर इलाज है वहां पे जी। वो हमारे बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन के दौरान जख्मी हुआ, यहाँ से उसको अफगानिस्तान शिफ्ट किया गया, वहां से वो इंडियन जहाज, उसको स्पेशल जहाज आया जो लेके उसको दिल्ली गया, और वो वहां इस वक्त भी मैक्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है, मौजूद है जी। उसकी मैक्स हॉस्पिटल से तस्वीरें हासिल करके हमारे इदारों ने रात जारी की है कि वो वहां मैक्स हॉस्पिटल में मौजूद है जी। अब इससे बड़ा सबूत क्या होगा? और ये असलम अच्छू जो है, इसका बैकग्राउंड जो तंजीम का है ना, ये मजीद लांगो ग्रुप जो है, मजीद लांगो वो दहशतगर्द है जो 2009-2010 में ये कोयटा पे ये एक तरह से काबिज था,
और यहाँ जो गैर बलोच है उनको सरेआम कत्ल करना और पूरे शहर के अंदर कत्ल गारत करना, ये शख्स वो कर रहा था। फिर 2011 में मिलिट्री ऑपरेशन में मारा गया ये, और उसकी याद में इन्होंने ये लांगो ग्रुप बनाया है। और ये लांगो ग्रुप बनाने की वजह जो है, इसकी हिस्ट्री अगर आपके पास वक्त हो 2 मिनट में मैं आपको बता दूं। ये जब हमारे यहाँ जो ऑपरेशन हुए उनकी वजह से दहशत गर्दों को कार्रवाई करना मुश्किल हो गया। एक तरफ ऑपरेशन था, दूसरी तरफ हुकूमत का इंसेंटिव था कि जो दहशतगर्दी छोड़ दे उसको पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। उसकी वजह से 1 साल के अंदर, यानी जुलाई 2017 से लेके अब तक 2600 दहशतगर्द सरेंडर कर चुके हैं, वो दहशतगर्दी छोड़ चुके हैं, वो अमन की तरफ आ रहे हैं। जब इस तरह से लश्करों के लश्कर अमन की तरफ आना शुरू हुए तो इंडियंस को ये तकलीफ हुई कि उनकी दहशतगर्द तंजीमें तो अपना वजूद खो गई हैं। फिर ये किया गया कि ये असलम उज़्बक, इसका पूरा नाम है असलम उज़्बक, और कभी ये असलम बलोच अपने आप को कहलवाता है, लेकिन इसका जो मशहूर नाम है वो अच्छू है, अच्छू बलोच। ये BLA का था कमांडर, बलोचिस्तान लिबरेशन लीग जो है वो उसका लिबरेशन आर्मी हीर बिहार वाली, ये उसका कमांडर था। इसके साथ एक और कमांडर था बशीर ज़ेब। इंडिया ने इनको, जो ईरानी ओरिजिन की खातून है, अपने आप को बलोच कहलवाती है, नायला बलोच, अच्छा, उसके जरिए से इनको इंडिया बुलाया गया 1 जून 2017 को, पिछले साल। अच्छा। जब ये लोग वहां गए तो इनको उन्होंने $300 मिलियन का बजट है, 800 मिलियन पाकिस्तानी रुपए के हथियार हैं जो इनके हवाले किए गए, और इनको ये टास्क दिया गया कि जो लड़ने वाले लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, हथियार ना डालने वाले, उनको मुनज़्ज़म करें और अपनी लीडरशिप चेंज करके ये दोबारा हमले शुरू करें। और ये जब वहां से आए तो इन्होंने आते ही हंगामा किया और इनकी पार्टी, अपनी पार्टी लीडरशिप पे कब्जा की कोशिश की, यानी हीर बिहार वगैरह, वो भी दहशतगर्द है लेकिन वो जरा डिले हो गया तो इंडिया ने इनको इस्तेमाल किया। सैफुल्लाह साहब, बिल्कुल इख्तिलाफात तो हो गए, लेकिन सवाल जैसे आपने भी जिक्र किया, अभी आपने भी जैसे जिक्र किया कि ईरानी एक खातून है, कोई नायला नाम बताया आपने उनका, तो वो इसमें इस्तेमाल हुई हैं, और ये भी खबरें हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं इनके ईरान से भी ताल्लुकात थे और ये तीनों ममालिक के साथ बरह रास्त ताल्लुक में रहे हैं। ये तो फिर कलबोशन यातिफ का एक दूसरा जो है ना चेहरा है, तो ये जो सामने आ रहा है। मैं जो अगली बात आपको बताने लगा हूँ वो बड़ी दिलचस्प है जी। 24 जुलाई से लेके 6 दिसंबर तक, 24 जुलाई से 6 दिसंबर तक लीडरशिप के लिए इनकी लड़ाइयां चलती रही आपस में, बंदे भी मरे, बड़ा कुछ हुआ। और ये जो बशीर ज़ेब है, इसने अपना कोड नेम पता क्या रखा? जय हिंद। अच्छा। जय हिंद बलोच के नाम से ये इसने अपना कोड नेम रखा और ये असलम का बन गया तर्जुमान। 6 दिसंबर को जो एक प्रेस रिलीज जारी किया, इनकी जो बड़ी दहशतगर्द तंजीम है BLA, उसने इन दोनों के खिलाफ, उस लेटर में मौजूद है कि ये लोग ईरान के इशारे पे काम करते हैं, दे आर वर्किंग एज प्रॉक्सीज ऑफ ईरान। ये लफ्ज है, प्रॉक्सीज ऑफ ईरान का लफ्ज उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हमारी तंजीम के ये लोग ईरान की प्रॉक्सी हैं, ईरान की तरफ से ईरान के मकासद के लिए जंग लड़ रहे हैं, और उधर इंडिया के मकासद के लिए लड़ रहे हैं, उधर अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। तो दूसरा, पिछले साल की जो मोदी की तकरीर है 15 अगस्त की, बिल्कुल, उसमें भी उसने कहा। अब देखिए, जून में वो इसको असलम को बुलाते हैं जी, और इसी की बुनियाद पे उन्होंने ये ऐलान किया, उसने, मोदी ने वो तकरीर की। और फिर ये लिबरल्स की वाहिद तंजीम है जो खुदकुश हमले कर रही है जी। बिल्कुल। इसी साल अगस्त 2018 में इसी असलम का जो बेटा था, उसका नाम पता नहीं, रिहान था, ये मुझे पूरा नाम उसका इस वक्त जेहन से निकल गया, उसने बलूचिस्तान में हमला किया और चीनी इंजीनियर्स की बस के अंदर खुदकुश हमला किया, असलम बलोच के बेटे ने। और ये उनका दूसरा खुदकुश अटैम्प्ट था। यानी ये अब एक नया खतरा है और ये सिर्फ CPAC को हिट कर रहे हैं जी। कि ये लोग अब खुदकुश हमले करने पे आ गए, और इनकी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हुई है दाइश और TTP वालों के साथ। ये हमारे इदारों के पास इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इन्होंने कहाँ ट्रेनिंग दी। चलें सैफुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से पाकिस्तान के पड़ोस में बैठे हुए पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक जो ऊपर से दम भरते हैं दोस्ती का, लेकिन
अंदरूने खाना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या साजिशें कर रहे हैं वो सबके सामने आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा 2 मरतबा पाकिस्तान के दौरे पर आए, इमरान खान से मुलाकातें की, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी सफ़ीर हैं उन्होंने भी कई दफ़ा इमरान खान से मुलाकातें की और पाकिस्तान को अपना भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। लेकिन अंदरूने खाना ऐसे दहशतगर्द मौजूद हैं कि जिनको ज़मीनी रास्ता या तो ईरान से मिलता है या फिर अफ़गानिस्तान से मिलता है या फिर इंडिया उनकी माली सपोर्ट करता है। तो ऐसे दहशतगर्दों से निमटने के लिए पाकिस्तान को भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी तरह एक और जो ये तो चीनी कौंसलेट पर हमला हुआ, एक और हमला जो है वो भी कल ही के दिन हुआ जो बहुत अफसोसनाक था। वो औरकज़ई एजेंसी के अंदर जो है वहाँ पर एक बाज़ार के अंदर धमाका हुआ और उसमें 40 के करीब या उससे ज़्यादा जो हैं लोग वो जाँ बहक हो गए। अब सवाल ये है कि एक बाज़ार के अंदर यह हमला कैसे हो गया और फिर दोनों तरफ से पाकिस्तान के दोनों बड़े और अहम सूबे जहां पर तामीर और तरक्की के काम चल रहे हैं, तरक्की याफ्ता काम चल रहे हैं, उनको हिट किया जा रहा है। कबायली अवाम को एक तरफ से परेशान किया जा रहा है, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान में तखरीबकारी की जा रही है। तो ये बहुत बड़े एक अफसोसनाक वाक़यात तो हैं ही हैं, लेकिन सवालिया निशान भी है कि आखिर इन इलाकों में और इन सूबों में ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, और कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के कबायलियों को भी पाकिस्तान से नाराज़ किया जाए और इसी तरह पाकिस्तान के जो बलोच अवाम हैं उनको भी पाकिस्तान से नाराज़ किया जाए। तो जब तक पाकिस्तान ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करेगा तब तक जो है वो पाकिस्तान में अमन आना और पाकिस्तान की जो तरक्की है या मज़ीद पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बेहतर होना शायद मुश्किल हो। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जितने भी अपने पड़ोसी ममालिक हैं जहाँ से दहशतगर्दों को जो कुछ फंडिंग मिलती है या जहाँ जहाँ से उनके लिंक्स मिलते हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान जो है बिला तफरीक कार्रवाई करे। ये ना करे कि जी इंडिया तो हमारा दुश्मन है और ईरान को हम दोस्त समझते हैं, वो पड़ोसी मुल्क है, ये इसी तरह अफगानिस्तान जो है उनके साथ हमारी लड़ाई है, लेकिन जो इंडिया है ये जो दूसरे ममालिक हैं ईरान जैसे है उसके साथ हम नरमी का रवैया बरते। हमें दुश्मनों में तफरीक जो है वो ख़त्म करनी होगी और सबको एक नज़र से देखना होगा। जिसका जितना पाकिस्तानी तखरीबकारी के अंदर हाथ है उसके खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है। जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक जो है पाकिस्तान में अमन व अमान आना बहुत मुश्किल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हमने बात करनी थी अलामा खादिम रिजवी की गिरफ्तारी के हवाले से मुजाहरे हो रहे हैं, अदालती फ़ैसले जो हैं वो भी कुछ सामने आए थे ऐसे, और उन फैसलों के बाद जो है तहरीक लब्बैक जो है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तहरीक बन के उभरी थी और उसकी जो बुनियाद बनी थी वो मुमताज़ कादरी की जो फांसी थी वो बुनियाद बनी थी। पाकिस्तान के अंदर नामूस रिसालत का जो मसला है वो बार बार उठता रहता है और इस मसले की वजह से पाकिस्तान के अंदर कई एहतजाजी मुजाहरे भी हो चुके हैं और कई बदकिस्मती से इन मुजाहरों की आड़ में पाकिस्तानियों की आम आवाम की अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया गया है और हुकूमती अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया है। फिर फैज़ाबाद का धरना हुआ ख़त्म नबूत हल्फनामे के हवाले से। तो ये सारी सूरत हाल है वक्फे से हो रही है और वक्फे से हो रही है। सलीम खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इस पे बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले औरकज़ई के जो धमाका हुआ उसी हवाले से जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं औरकज़ई ही से कुरम एजेंसी से हैं जनाब सलीम अहमद खान साहब। सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि औरकज़ई मेले में जो धमाका हुआ इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है कि ये धमाका कौन लोग कर रहे हैं, उनके अहदाफ और मकासद क्या थे? जी शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि रई के कलाए के इलाके बाजार में जो धमाका हुआ है उसमें तकरीबन 35 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं। ये बिल्कुल सादा सी बात है कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर की कार्रवाई है। उनकी मकसद यही है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, सुपर एटमी ताकत है। तो पाकिस्तान के बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के दुश्मनों की भी कमी नहीं है। अमेरिका इसमें शामिल है, इंडिया है और साथ ईरान जैसे लोग इस पाकिस्तान में कार्रवाइयों में शामिल है। ये लोग बराह रास्त कभी भी पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकते। बिल्कुल ये लोग यहाँ पे मजहबी फिरकावरियत के जरिए पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाइयों को वो करते हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि ये कभी शिया के इलाके में धमाका करते हैं, उसमें शिया लोग शहीद हो जाते हैं और इसी तरह फिर अहले सुन्नत के इलाकों में। तो ये इनकी मकासद हैं पाकिस्तान में अफरा-तफरी फैलाने। तो बस ये पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ में ऐसे दो कौमियां लोग मौजूद है कि यहाँ पर शिया सुन्नी और इसी
बिल्कुल इसी को बुनियाद बनाकर लड़ा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें आप चूंकि वहां सारी सूरत हाल देखते भी हैं, ये औरंगजेब का जो इलाका है, कुरम एजेंसी, और इसके साथ साथ जो है पाड़ा चिनार का जो इलाका है, ये सारे ये माजी में भी रहे हैं, इनमें बदअमनी होती रही है। तो अब वहाँ के जो इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे, तो वो क्या इस तरह की जो लॉबीज़ हैं पाकिस्तान मुखालिफ, चाहे वो ईरान की तरफ से हों या इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ से, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान इन अनासर के खिलाफ जब 2013 और 14 में जब ज़रब अज़ब हुआ, तो ये कलदन तंजीमें जो थे पाकिस्तानी, वो यहाँ से भाग के अफगानिस्तान में चले गए। वो कहा जाता है कि वहाँ रोपोश है, लेकिन ये गलत है कि ये वहाँ पर रोपोश है। बाकायदा अफगान हुकूमत, उसके साथ रा और अमरीका, इसराइल, ये लोग उनको पनाह देते हैं। अगर वो उसमें आप हकीमुल्लाह मसूद ग्रुप को देखें, तहरीक तालिबान और शहरियार मसूद, इसी तरह लश्कर इस्लाम और औरंगजेब से भागे हुए दहशतगर्द जो थे, जो आजकल दागिश के नाम से जानी जाती, उन लोगों को बाकायदा अफगान हुकूमत उसको सपोर्ट करती है और वहाँ पे मौजूद है। वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके बदकिस्मती से हमारा जो इलाका है, इसके अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, संगलाख, चट्टाने, पहाड़े हैं, हर जगह की हिफाजत करना भी मुश्किल है। किसी न किसी तरीके से ये घुस जाते हैं, इनके एजेंट जो होते हैं, और ये हम पर ये कार्रवाइयाँ करते हैं और साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाते हैं। तो इस हवाले से इससे पहले भी 2007 से लेकर 2011 तक कुरम एजेंसी में जो हाल था, वहाँ शिया सुन्नी को आपस में लड़ाकर और तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग इसमें शहीद हो गए। ये तो इन लोगों का तरीकेकार है कि ये आपस में लोगों को लड़ाकर और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मचाने में लगे हुए हैं। इनकी ये कोशिश होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के जितनी भी इदारे हैं, फोर्सेस, वो इन लोगों का कल्ला कमा कर रहे हैं और इनके हवाले से इनके खिलाफ ऑपरेशन भी हो चुके हैं। और उसके बाद आपने कहा कि औरंगजेब जी आप फरमाएं जी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक अफगानी भी शामिल है। उनको तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। इंशाल्लाह जल्द इसके नताइज सामने आएंगे कि इनमें कौन लोग शामिल है और क्या तरीक़ेकार है, वो इंशाल्लाह सब वाज़ेह हो जाएगा। जी सलीम साहब, एक और जो सवाल है वो ये है कि बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो एक मजहबी बुनियाद पर लड़ाई 2 मसलकों में करवाई जाती है, 2 मजहबों में, शिया सुन्नी, जैसे आपने भी जिक्र किया, तो इसमें कुछ बातें ये भी सामने आती रही हैं, खबरें के इसमें जो अनासिर हैं कार्रवाई में तखरीबकारी करने वाले, उनके लिंक्स जो हैं पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक से भी मिलते हैं। मसलन पारा चिनार में हमने देखा कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं जो शिदत पसंद थे, वो ईरान जाते थे, ट्रेनिंग लेते थे। तो इसमें फिर पाकिस्तान ने जाहिर सी बात उनसे भी तो बात की होगी, उन ममालिक से, कि आप ये काम ना करें या इस तरह के लोगों को रोकें। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह ये आपने सही फरमाया। पाकिस्तान की, मैंने कहा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ के हम इसी तरह कुरम एजेंसी से कसीर तादाद में लोग शाम और इराक चले गए। उनकी ज़ियारतें, उनके मकबरे जो है ना कुम ईरान में मौजूद हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बाकायदा तनख्वाही दी जाती है। वो वहाँ लड़ते हैं ईरान के लिए, क्योंकि ईरान या कोई आजकल वक्त तब्दील हो चुका है, कोई भी मुल्क डायरेक्ट किसी मुल्क पे हमला नहीं कर सकता। अपनी वो कराई की कातिल हूँ, मैं इसी कराई को कातिल ही करूंगा इन लोगों को, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर किसी मुल्क में घुसकर वो वहां पर लड़ते हैं। तो ईरान का जो अपना दिफाई बजट है, 80% बजट जो वो सालाना उसका 80%, उसमें 10% बजट जो है वो इन तंजीमों को देते हैं। इसमें हिजबुल्लाह है, फातिमियून, ज़ैनिबियून, इन तंजीमों को देते हैं। इनकी जरिए ये शाम, इराक, उसमें ये लड़वा चुके हैं। आप देखें सारी दुनिया को के सामने है। अच्छा, आपने एक बात बड़ी दिलचस्प जिक्र की, आपने कहा कि कुरम एजेंसी वगैरह जो इलाके हैं, यहाँ से भी लोगों को ट्रेनिंग करके इराक वगैरह, शाम वगैरह में भेजा जाता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके सामने है। 40,000 लोग जो है ना वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इनसे चले गए। उसमें हज़ारा कम्युनिटी के लोग भी हैं। हमारे यहाँ पाराचिनार में जो एक तबका है वो भी इसमें शामिल है। उनके जवानों को उधर लेके जाते, ईरान में तकरीबन 20 दिन उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उसको शाम बॉर्डर क्रॉस करा के शाम में दाखिल किया जाता है, वहाँ पे उनको लड़ाया जाता है। अभी भी तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग उसमें मर चुके हैं। उनकी कब्र कुम शहर में है। इसकी जिंदा सबूत है और सबके सामने है कि कितने लोग उसमें हलाक हो गए इन लड़ाइयों में। अभी जो ये लोग के तरीकेकार है, यहाँ से ज़ियारत के बहाने यहाँ से चले जाते हैं उधर
और यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है अच्छा, उनको देखने सिक्योरिटी सलीम साहब ये भी बताएं कि सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं हमारी पाकिस्तान की, वो तो चाहती हैं कि अमन हो जाए, तो क्या वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज इन चीज से गाफिल नहीं है कि हम कहें कि ये लोग गाफिल है, नहीं, वो बाकायदा तौर पर लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसकी सिंपल मिसाल है, अगर खुदा ना खास्ता कोई एक बंदा चला जाता है सऊदिया उम्र के बहाने, तो वो वहां से सऊदिया से डायरेक्ट चला जाता है, तो इसमें तो सिक्योरिटी फोर्सेज का तो ये नहीं है कि उधर उसके पीछे बंदा लग जाए, उसको देखते कि फलाना बंदा कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये आपने देख लिया है, सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा लोग जो है जो शाम की इराक की लड़ाइयों में मारे गए, उनका ताल्लुक कुरमी एजेंसी से है और रज़ई एजेंसी से है, और रज़ई के एक फिरका मसलक के लोग हैं, या कुरमी एजेंसी के, इसी तरह क्वेटा के हजारा कम्युनिटी के, इसी तरह अफगानिस्तान के हजारा के लोग शामिल है इसमें। सबसे ज्यादा तो ये लोग, इसमें कोई ईरानी कम टेर, बिल्कुल कम, उसमें या कोई जर्नल होगा या कोई मेजर, वो ईरानी इस लड़ाइयों में हलाक हो चुका होगा। बाकी तो ये गरीब लोग हैं जिनको पैसे के जरिए मजहब का वो चादर उड़ा के उनको लड़ाया जाता है। बिल्कुल सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अपडेट्स दी हमें और पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को जो ये मालूमात हैं, वहाँ के लोग भी ये बात समझते हैं, उनको गौर व फिक्र करना चाहिए। और पाकिस्तान के इदारे काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसको दाद देना पड़ती है कि जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं कबायली इलाकों में, उसके बाद जो है अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है। जो किराए के कातिल हैं, जो पैसों की खातिर या अफगानिस्तान में जाके लड़ते हैं या शाम में जाके लड़ते हैं या फिर ईरानी मफादात के लिए कहीं और सरगर्म हैं, उनके खिलाफ अब भी भरपूर एक्शन और ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। इसके लिए पाकिस्तान के इदारों को भरपूर तरीके से गौर व फिक्र करना होगी और हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देना होगी कि आए रोज़ ये तखरीबकार आते कहाँ से और कैसे दाखिल हो जाते हैं। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर एक और जो बड़ी एक खबर सामने आई वो ये है कि कल तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर मसला ख़त्म नबूवत और मसला नामूस रिसालत का मामला बार बार उठता रहता है, और फिर मजहबी जमातों की तरफ से एहतजाज भी किया जाता रहा है। तो सवाल यह है कि ये पाकिस्तान में मसला नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे दायमी तौर पर मुमकिन है, इसी हवाले से हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अल्लामा ज़हीर अहमद क़ादरी साहब। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के अंदर मसला नामूस रिसालत के हवाले से एहतजाज भी होता है और फिर हुकूमत की तरफ से सीरत कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका दायमी हल क्या है? क्या एहतजाजी मुजाहरों से, क्या गिरफ्तारियों से, क्या धरनों से, क्या फिर जो उसमें बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना कैसे मुमकिन है? हाँ, सबसे पहले तो मैं 24 उर्दू चैनल का और आपका समीम क़ल्ब से ममनून हूँ कि आज के प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेरी दिली दुआएं हैं कि आपने इस मौजू को मुनासिब समझा और इस पर डिस्कस किया। दीगर मेहमानान गिरामी भी मौजूद हैं, मैं सबका दिल से कदरदान हूँ। और ये जो आपका सवाल है, इस पर अर्ज करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलमे के नाम पर बना, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो सानी मदीना है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर गयूर और गैरतमंद मुसलमान मौजूद हैं जो दुनिया भर के कुफ्फार को चुभते हैं। और पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसके अंदर रहने वाले गैरतमंद मुसलमान आलम कुफर को इस तरह, यानी यूं कह लें कि आलम कुफर उनसे यूं डरा हुआ और थर्राया हुआ है कि पता नहीं ये क्या कर देंगे। इनके अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और आका अलैहिस्सलाम का इश्क और दीन के साथ लगाव और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने का जो जज्बा है, उलमाए के जरिए जो पहुंचा और पहुंचता रहा है, और सूफिया किराम के जरिए उस पर इतने ज्यादा अमल पैरा हैं, अमल करने वाले हैं कि जिसकी वजह से कुफर हमें टेस्ट करता रहता है। कभी बेहयाई फैलाकर, कभी ड्रामों के जरिए, मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ अवामिल के थ्रू, कभी अपने डेलीगेशन के थ्रू, कभी किसी अंदाज से, कभी किसी अंदाज से हमारे ईमानों को कमजोर और किरदारों को कमजोर करने की कोशिश करता है। मगर आलम कुफ्र को पता नहीं कि मुसलमान पाकिस्तान जहां भी और जैसे भी हों, उनके ईमान मजबूत हैं और कभी भी वो डगमगाने वाले नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस भी हुई, और उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कुफर ने बाकायदा अपने नुमाइंदों को भिजवाया और उनसे आका अलैहिस्सलाम की जात के बारे गुस्ताखी भी करवाई, और फिर उस मसले को उठाया भी। पाकिस्तान की 2 अदालतों ने, सेशन कोर्ट ने और फिर हाई कोर्ट ने आसिया मसीह वलूना शातिमा जो है उसे फांसी के ऑर्डर भी सुनाए। सारी दुनिया जानती है कि वो गुनाहगार है, सारा आलम जानता है कि उससे ये गुस्ताखी सरजद हुई है। मगर बड़े लेवल पर साजिश करने के बाद एक बहुत बड़ी तहरीक चली, जिसके बाद हुआ ये किस्मत को छेड़ा गया, फिर नून लीग के कानून बदलने की साजिश हुई। बार बार हमारे ईमानों को आजमाने की कोशिश की जाती है। मैं यहाँ इस बात का इरादा कर दूं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान के कानून के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का कानून और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का कानून ना कभी बदला है आज तक, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक भी बदलने नहीं देंगे। और यही बात इस दफा हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जुबान से निकलवाई है, और यही वादा वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर नूरुल्लाह क़ादरी साहब ने भी बाकायदा ये वादा इस दफा किया है कि कानून कभी नहीं बदलेगा और ना ही हम बदलने की कोशिश करेंगे। जो भी बदलेगा सबसे पहले ये अहले सुन्नत, पूरे पाकिस्तान के अहले सुन्नत हैं, और उन अहले सुन्नत में देवबंद भी हैं, बरेलवी भी हैं, हम सब उसके खिलाफ खड़े होंगे। दूसरी बात ये कि बार बार ये गुस्ताखियां की गई, और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, और डॉक्टर अशरफ फासिल जलाली साहब और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने भी गैरत का मुजाहरा किया, और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान उनके साथ हुए और अपने इश्क और मोहब्बतों का इजहार किया। फिर एक साजिश ऐसी हुई कि उनका धरना चल रहा था, तीसरे बाजू की कुव्वत ने आकर तोड़ फोड़ भी की, धमाके भी किए, और फिर गाड़ियां भी जलाई, लोगों के नुकसानात भी किए, अमला को नुकसानात पहुंचाए, जिससे बिलखुसूस मजहबी सियासत डैमेज हुई है। और ये प्री प्लान किया गया है ताकि पाकिस्तान के अंदर मजहबी सियासत को
खुड्डे लाइन लगा दिया जाए, इस तरफ लगा दिया जाए कि जब भी कोई किसी आलिम दीन का, चाहे वो किसी मसलब से भी हो, किसी आलिम दीन का सियासत में नाम सुने तो वो उलमा किराम के लिए वो सियासत में आना गाली बन जाए। लिहाजा ये पूरी साजिश है। चाहिए ये तमाम मसालिक को कि तमाम मसालिक के उलमा इकट्ठे हो जाएं और इस तरह का लाहे अमल हुकूमत के सामने रखें कि बतौर खास ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये ज्यादतियां आइंदा न हो। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब समेत 2000 के लगभग उलमाए जय्यद, उलमाए किराम गिरफ्तार हो चुके हैं। और जुर्म क्या है? जुर्म ये है कि आसिया मसीह रिव्यू करवाना था, अभी तक हुआ नहीं, और आसिया को बाहर क्यों भेजा गया? ये जुर्म है कि आप लोग हुकूमत के खिलाफ बोले क्यों हैं, या फिर अगर खिलाफ नहीं बोले तो अपना मौक़िफ़ आप अवाम के सामने रखने का हक ही नहीं रखते। इसलिए एक इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया कि आप लोगों ने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया, जबकि पुरअमन जैसा था, पुरअमन एहतजाज करना था, पुरअमन अंदाज में रहकर अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाना था। मगर पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने दौर में तो पाकिस्तान भी बंद रखा, कराची भी जाम कर दिया, और फिर 100 दिन तक, बल्कि कई महीनों तक ये सिलसिला धरनों का चला रहा। तब अगर मुल्क को खतरा नहीं हुआ तो चंद हजार उलमाए किराम से खतरा क्यों हो जाना था? लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी जो मजहबी सियासी क़यादत है, उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, पाकिस्तान आर्मी है, दीगर हसास इदारे हैं, उनकी इज्जत को बरकरार रखते हुए और पाकिस्तान के कानून को मद्देनजर रखते हुए जब भी कोई बात करें तो अपने अखलाक, आला अखलाक जो है उनका मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनका एहतराम करते हुए अपना फैसला जारी किया करें, ताकि किसी भी मुश्किल से दो चार ना होना पड़े। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आपने बहुत अच्छी तरह तफसील से इस टॉपिक की बात कर ली। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान का अंदर जो है तमाम मजहबी जमातें जो हैं उनका भी वैसा ही पाकिस्तान है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ है या मुस्लिम लीग नून है या दीगर सियासी जमातें हैं, सबका पाकिस्तान ये हमारा मुश्तरका पाकिस्तान है। हमने पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया वो मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह था और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का क़याम था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ था। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें हो रही हैं और लोग जो मुखालिफिन हैं वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो आला ओहदेदार हैं, जो हुक्काम हैं, चाहे वो अदलिया से हों चाहे वो हुक्मरान हों, वो भी इस मामले पर हसास नहीं हैं और वो भी उन लोगों की तरफ जाते हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। अब आसिया मसीह वाले केस को देख लें कि इस केस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या कुछ किया जा रहा है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं जनाब साकिब निसार साहब इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, मोहतरम हैं, हम सब उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जब वो बैरून दुनिया जाकर, बैरून मुल्क जाकर, लंदन में जाकर जब ये कहते हैं कि जब तक मैं चीफ़ जस्टिस हूँ तब तक जो है वो आसिया मसीह को जो है ना ECL पे उसका नाम नहीं डाला जा सकता, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। मजहबी जमातें जो हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके साथ जो मुज़ाकरात से बात तय करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथ मुआहिदे करके फिर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको इश्तियाल दिलाया जाए कि वो सड़कों पर निकलें और मुजाहरे करें, फिर उसके बाद जो है पूरा मामला ख़राब हो। हुकूमत को इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को हल करना चाहिए। मजहबी जमातों को पुरअमन तरीके से जो एहतजाज का उनका हक़ है वो उन्हें देना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। आगे हमने बात करनी थी अरब मुल्कों की जासूसी के हवाले से इसराइल के खुफिया नेटवर्क सामने आया है, और ये जो नेटवर्क है इसराइल का, ये ना सिर्फ अरब मुल्कों की जासूसी करता है बल्कि जो पाकिस्तान है और दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनकी भी जासूसी करता है। फिर वहाँ पर तखरीब कारी और इस तरह की कार्रवाइयाँ करवाता है जिससे उन मुल्कों में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश होती है, मुतासर होती है। तो इस तरह के जो इसराइली खुफिया नेटवर्क हैं इनका मुकाबला कैसे हो सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अरब मुल्कों की जासूसी के लिए इसराइल का खुफिया जासूसी नेटवर्क। इसराइल के अबरानी टीवी चैनल 10 ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि अरब ममालिक में जासूसी की सरगर्मियों में मुलव्विस मोसाद की एक इंतहाई खतरनाक और खुफिया यूनिट
504 के कोड से जानी जाती है। इसराइली सहाफ़ी ओवर हेलर के मुताबिक इस यूनिट की अहमियत शाबाक या मोसाद से कम नहीं है। ये यूनिट अरब ममालिक में अपना एक वसी नेटवर्क रखती है और उसके एजेंट इंतहाई राजदारी के साथ एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं। ये एजेंट एक दूसरे के जरिए इसराइली खुफिया इदारों को दरकार हसास और खुफिया मालूमात का तबादला करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुफिया यूनिट 504 के बारे में ज़राए अबलाग में बहुत कम तज़किरा किया जाता है। इसकी वजह इसका इंतहाई खुफिया होना बताया जाता है। चंद माह कबल इस यूनिट को सहयूनी रियासत की सलामती के लिए अहम खिदमात अंजाम देने पर खुसूसी एवार्ड भी दिया गया, मगर ये सारा किस्सा खुफिया रखा गया। इस यूनिट के जिम्मे इस बात का खोज लगाना है कि आया अरब ममालिक की क़यादत में शामिल किस ओहदेदार या रहनुमा में क्या बशरी कमजोरी है, इसमें उसकी कैसे मदद की जा सकती है और उसके जरिए इसराइल के लिए क्या खिदमात हासिल की जा सकती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस यूनिट के सरबराह के नाम का पहला हरफ पी बताया गया है। यह यूनिट इसराइल के मफादात के लिए अरब मुल्कों में सरगर्म है और उसके एजेंट दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस खुफिया यूनिट के सरबराह का कहना है कि हम ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो हमारे प्रोग्राम को समझकर इसके बारे में दूसरों तक मालूमात पहुंचाएं। हमारे अहदाफ वाज़े होते हैं। हम अपने दोस्तों के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे मंसूबा बनाते हैं, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, मामलात को कैसे अपने हाथ में रखने में कामयाब रहते हैं और हकीकी बातचीत में वो कितने कामयाब होते हैं। वाज़ेह है कि इसराइल की बदनाम ज़माना एजेंसी मोसाद दुनिया भर में जासूसी के नेटवर्क रखती है। मोसाद का असल टारगेट इस्लामी ममालिक हैं। इन ममालिक में दहशत गर्दी, बदअमनी, इसराइल मुखालिफिन को कत्ल करवाने जैसे संगीन जराइम के इर्तिकाब में मोसाद पेश रहती है। पाकिस्तान में इंडियन एजेंसी रा के साथ मिलकर मोसाद की तखरीब कारी के कई मंसूबे पकड़े गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की कि किस तरह से इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और इसी तरह जो उसके खुफिया नेटवर्क्स हैं किस तरह से पाकिस्तान और अरब मुल्कों की जासूसी करते हैं और फिर बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में बदअमनी की सूरत हाल में इन खुफिया जासूसी नेटवर्क्स और इन खुफिया एजेंसियों का कितना बड़ा हाथ है। पाकिस्तान हो या फिर अफ़गानिस्तान हो, हर जगह पर ये जासूसी के जो नेटवर्क्स हैं ये चलाए जा रहे हैं और इनसे तखरीबकारों को मदद और मुआवनत फराहम की जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान को हसास रहना होगा। मोसाद और इसी तरह दीगर जो एजेंसी हैं इंडिया की, उन सब के खिलाफ मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। इसी तरह हमने बात करनी थी आज अफगानिस्तान के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है, उस हवाले से आज अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान उलमा कौंसिल हैं उनके सरबराह का कत्ल भी हुआ है और उससे पहले अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस पर जो एक मस्जिद थी वहां पर भी हमला हुआ और फिर ट्रंप के मुतवक्के अफगानिस्तान के दौरे के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। तो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने जा रही है, इसी हवाले से भी जान लेते हैं मजीद तफसीलात। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कासिम साहब जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं। कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के अंदर पिछले 1-1.5 हफ्ते से मुसलसल बदअमनी की सूरत हाल है, धमाके भी हो रहे हैं और अफगान तालिबान के साथ जब से मुज़ाकरात की बात चल रही है तो बहुत से जो लोग हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जंगबंदी ना हो, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात ना हो, तो वो इस तरह की कार्रवाइयों में आगे आ गए हैं। तो आप इस हवाले से जो अफगानिस्तान में सूरत हाल चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान में रूस में जो मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद लोगों को ये यकीन आ गया था कि अब तशद्दुद में कमी वाक़ होगी, लेकिन तशद्दुद में अचानक इजाफा हुआ है। खोस्त के मंदोजी इलाके में मिलिट्री बेस के अंदर खुदकश हमला जिसमें 30 अफगान फौजी मारे गए जबकि 50 से ज़्यादा जख्मी। इसी तरह आज काबुल में अफगान जो एनडीएस के मरकजी बैंक का सरबराह था मौलवी बशीर, उसको कत्ल कर दिया गया है। तो अफगानिस्तान में तशद्दुद से लोगों में फिर भी यकीनी की सूरत हाल है। अफगान तालिबान ने बशीर के कत्ल की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की है, अफगान हुकूमत ने उन पर इल्जाम आयद किया है, लेकिन खोस्त में जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी अफगान तालिबान ने कबूल की है। अफगानिस्तान में तशद्दुद से लोगों में बेचैनी पाई जाती है। ट्रंप के दौरे के हवाले से भी ये बात सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर बागराम आ सकते हैं।
ताहम ये बात यकीनी नहीं है, अगर इसी तरह तशद्दुद में इजाफा रहा तो ट्रंप का दौरा भी मुलतवी हो सकता है। लेकिन काबुल में मॉस्को का जो नायब सफीर है उसने आज काबुल में एक कॉन्फ्रेंस में कहा है, अल्बर्ट होजेफ ने, कि मॉस्को में एक नया दौर शुरू हो रहा है, नया राउंड शुरू हो रहा है मुज़ाकरात का, जिसमें ज़ल्मे खलीलजाद भी शरीक होंगे। अगर ज़ल्मे खलीलजाद रूस के आइंदा मुज़ाकरात में शरीक होते हैं तो इसी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने तफसीली आगाह किया कि अगर रूस और अमेरिका एक साथ मिलकर मुश्तरका अफ़गानिस्तान में अमन अमान के हवाले से कोशिश करें तो नताइज अच्छे आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल अफ़गानिस्तान के पुरअमन से, अफ़गानिस्तान के बाकी रहने से, अफ़गानिस्तान में अमन आने से न सिर्फ खुद अफ़गान अवाम को फ़ायदा है बल्कि इससे ख़ित्ते के दीगर ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान को भी अमन व अमान मुयसर आएगा। पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी और बदअमनी की जो सूरत हाल है, जो तकरीब कारी की, उसमें भी कमी आएगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो जाए और इसी तरह जो है दीगर जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान हैं वो भी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अमन आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका, इंडिया और ईरान की जो कठपुतली हुकूमत है, ये जो वहाँ पर बड़े बड़े किरदार हैं, वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जंग चलती रहे ताकि उनका असलहा बिकता रहे, ताकि उनके मफादात पूरे होते रहें। तो ऐसे ममालिक के ख़िलाफ़ ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बल्कि अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में बदअमनी के असल मरकज़ी किरदार कौन लोग हैं और कैसे उनको वहाँ से निकाला जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हमने बात करनी थी इराक़ के हवाले से। ईरान और इराक़ जो हैं, इनमें बड़े अरसे से जो ईरान है वो इराकी जो मफादात हैं, इराक़ के अंदर जो वसाइल हैं, उनसे ईरान जो है वो इस्तिफ़ादा कर रहा है। और ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो अमरीकी पाबंदियां लगी हैं ईरान के ऊपर, उन पाबंदियों के बाद इराक़ को इस्तेमाल किया जा रहा है और ईरान अपनी जो मसनूआत हैं, अपनी जो करेंसी है, उसको इराक़ में भेज रहा है। अपनी जो अशिया हैं वो इराक़ के साथ जो है वो ईरानी रियाल में तिजारत कर रहा है। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान जो है वो इराक़ में चीज़ें भेजता है और फिर वहाँ से ईरानी करेंसी को तब्दील करता है, डॉलर में डॉलर ख़रीद रहा है ताकि ईरानी मईशत किसी हद तक कंट्रोल रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो इराक़ की अवाम हैं, इराक़ी जो हुक्मरान हैं, वहाँ की एक बड़ी पार्टी है, उसके जो सरबराह हैं मुक़्तदा असदर, उनका ये बयान सामने आया है कि जब तक इराक़ी अवाम, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, जो भी हो, जब तक वो मुत्तहिद नहीं होगी तब तक जो है वो इराक़ को स्टेबल नहीं कर सकते, स्टेबिलिटी इराक़ में नहीं आएगी और इराक़ बदअमनी से दुचार रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा बयान है। और इराक़ के जो नए सदर आए हैं उन्होंने भी खलीजी ममालिक का भी दौरा किया है, सऊदी अरब का भी दौरा किया है, ईरान का भी दौरा किया है, मुत्तहिदा अरब इमारात का भी दौरा किया और कुवैत का भी दौरा किया है। तो अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि इराक़ के अंदर अमन अमान के हवाले से संजीदगी पाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जो ईरान के बड़े मफादात हैं इराक़ के अंदर, क्या ईरान वाकई मुतमईन है और क्या ईरान इस बात पर राज़ी होगा कि जो वहाँ पर उनकी दर्जनों तंजीमें मलेशिया वहाँ पर चल रही हैं इराक़ के अंदर, तो क्या उनको वहाँ से ईरान निकालने पर राज़ी होगा? और ईरान ने जो असर व रसूख अपना वहाँ पर बढ़ाया है और वहाँ अपने हुकूमती नुमाइंदे बिठाए हैं, क्या उनसे अपना हाथ खींचने पर ईरान राज़ी होगा या नहीं होगा? इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी हैं हमारे पास एक रिपोर्ट में। रिपोर्ट देखिए, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ईरान ने अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों को तोड़ने और चकमा देने के वास्ते इराक़ पर भरपूर तवज्जो देना शुरू कर दी है। इस मकसद के लिए ईरान बड़े पैमाने पर अपनी मसनूआत इराक़ को बरामद कर रहा है और उनकी कीमत ईरानी करेंसी में वसूल कर रहा है। इस हवाले से लंदन से नशर होने वाले चैनल ईरान इंटरनेशनल की वेबसाइट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी पाबंदियों के बाद इराक़ तेहरान के पड़ोसी ममालिक में ईरानी बरामदात की सबसे बड़ी मंजिल बन चुका है। गुज़श्ता चंद माह में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के हुजम में इजाफा हुआ है, ताहम ये इजाफा यकतरफा है। इराक़ का नाम तो ईरान को मसनूआत इरसाल करने वाले पहले 20 ममालिक में भी नहीं आता। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी ताजिर और कारोबारी हजरात अपना सामान
इराक बरामद करने के बाद उसकी कीमत डॉलर या गैर मुल्की करेंसी के बजाय ईरानी रियाल में लेते हैं, गोया कि वो ईरान के अंदर ही तिजारत कर रहे हैं। उधर करेंसी के ईरानी ताजर इराक के मुख्तलिफ शहरों में घूम फिर कर ईरानी करेंसी एक्सचेंज से ईरानी रियाल तब्दील करके उनसे अमरीकी डॉलर खरीद रहे हैं। इस तरह वो गैर सरकारी तौर पर अमरीकी डॉलरों को ईरान पहुंचा रहे हैं, जबकि ईरानी करेंसी अमरीकी डॉलर के मुकाबिल कदर खोती जा रही है। इसी तरह इराक के करेंसी एक्सचेंज ईरानी सामान दरामद करने वाले इराकी ताजरों को ईरानी रियाल फरोख्त कर रहे हैं। कस्टम आदादो शुमार के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 7 माह के दौरान इराक आने वाली ईरानी बरामदात का हुजम 5.73 अरब डॉलर है, जो ईरान की तेल से हटकर मजमूई बरामदात का 21.4% बनता है। इराक के लिए ईरान की अहम बरामदात में प्लास्टिक टेप, पनीर, आइसक्रीम, घरेलू साजो सामान, वाटर कूलर, प्लास्टिक की मसनूआत और बावर्ची खाने का सामान शामिल है। दूसरी जानिब रवां साल के इब्तदाई 7 माह में इराक ने सिर्फ 3.2 करोड़ मालियत की अशिया ईरान से बरामद की। इन अशिया में फुलादी स्क्रैप और एल्यूमिनियम वगैरह शामिल हैं। इराक इस वक्त ईरानी गैस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, जो योमिया 1.4 करोड़ मुकाब मीटर गैस दरामद कर रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की कि किस तरह से ईरान जो है वो इराक को इस्तेमाल कर रहा है अपने मफादात के लिए, और इराक की बदअमनी में जितना ईरान का हाथ है इसी तरह अमेरिका का भी हाथ है, बाकी ताकतों का भी हाथ है। लेकिन ईरान जो इराक का पड़ोसी मुल्क है वो अपने मफादात की खातिर वहाँ पर बदअमनी जिस तरह से ईरान अफगानिस्तान में मची हुई है, मचा रहा है ईरान, इसी तरह इराक में भी चाहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ की जो अवाम है वो खुद मुत्तहिद हो गई है, और इराक के जो बड़ी पार्टी के ज़िम्मेदार हैं मुक़्तदा सदर, उन्होंने भी कहा है कि सुन्नी हो चाहे शिया हो, जो भी हों वो मुत्तहिद हो जाएँ, और इराक इराकियों का है और इराकियों को बाहम मुत्तहिद होकर मसाइल हल करना होंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अरब मुल्कों के दौरे पर हैं और 6 मुल्कों का उन्होंने दौरा करना है। और अपने पहले दौरे के दौरान अपना जो उनका पहला जो जिस मुल्क में वो गए हैं वो मुत्तहिदा अरब इमारात में गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में सऊदी वली अहद का इस्तकबाल भी किया गया है, और इसके साथ साथ जो बाकी दीगर ममालिक हैं उनका भी सऊदी वली अहद दौरा कर रहे हैं। और फिर इसी माह के आखिर में G20 कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, और इस कॉन्फ्रेंस में भी अर्जेंटाइन के अंदर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, और इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के तमाम बड़े ममालिक शामिल होंगे, तुर्की भी शामिल होगा। और इस वक्त जो सऊदी अरब के हवाले से जो बातें चल रही हैं, आलमी मीडिया में जो प्रेशर चल रहा है और सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी बढ़ा हुआ है, और बिलखुसूस सऊदी वली अहद के हवाले से बातें की जा रही हैं, तो कहा यह जा रहा है कि तवक्को ये की जा रही है कि सऊदी वली अहद जब G20 कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे तो वहाँ की बड़ी जो रहनुमा है उनसे मुलाकातें करेंगे। और ये जो अरब मुल्कों का दौरा है सऊदी वली अहद का, ये शाह सलमान जो सऊदी अरब के फरमा रवा हैं उनके हुक्म पर उनके जो बेटे और जानशीन हैं वली अहद ये दौरा कर रहे हैं। और इस दौरे का मकसद ये है कि सऊदी अरब के साथ दीगर जो अरब ममालिक हैं उनके ताल्लुकात को अच्छा किया जाए, उनके ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। सफारती हवाले से सऊदी अरब ने ये बड़ा एक कदम उठाया है, और सऊदी अरब के जो मीडिया है, ज़राए हैं, वो ये कह रहे हैं, सऊदी हुकाम ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब आलम इस्लाम में और आलमी दुनिया में सफारती हवाले से और जिस भी हवाले से हो वो अमन व अमान के साथ रहना चाहता है और आलमी दुनिया के साथ ताल्लुकात को अच्छा करना चाहता है। बहरहाल ये अरब मुल्कों की तरफ जो दौरा है सऊदी वली अहद का, इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि अरब मुल्क और ज़्यादा करीब आएंगे। और एक नई पेशरफ जो की जा रही है, नई जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये की जा रही हैं कि यमन जंग को ख़त्म करवाने के लिए भी गौर व फिक्र हो रही है। और इसी तरह जो मशरक़ वस्ता के 3 बड़े ममालिक इस वक्त जंग ज़्यादा हैं, जिनमें शाम और इराक और इसी तरह यमन शामिल हैं, उनमें भी जंग बंदी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि तमाम अरब ममालिक मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक हैं उनके साथ मिलकर बात की जाए कि मशरक़ वस्ता के अंदर अमन व अमान कायम हो और जंग बंदी हो, और जंग की जो सूरत हाल है ये ख़त्म होनी चाहिए ताकि अवाम को जो है वो सुकून मैसर आ सके। अब ये वक्त ही बताएगा कि सऊदी अरब की जो काविश है, ये कोशिश है, किस हद तक कामयाब होती है, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं या फिर दीगर ममालिक ताउन करते हैं या नहीं करते, वक्त बताएगा। बहरहाल दुनिया मेरे आगे के साथ आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।